हाँ कोई बात नहीं, अपन रिवाइज कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं रेशियो एनालिसिस की, क्योंकि थ्योरी से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो रेशियो एनालिसिस क्या है, ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है बिटवीन वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल, ठीक है। पीएनएल और बैलेंस शीट की अलग अलग चीजों के बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं रेशियोज के थ्रू, है ना। और वो डिस्क्रिप्शन से हम कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया, हम लिक्विडिटी हमारी सही है कि नहीं है, मतलब हमारे पास जितनी लाइबिलिटी है उसके ज्यादा जितनी हमारी लाइबिलिटी है उससे ज्यादा हमारे पास एसेट्स है कि नहीं है, ठीक है। ये सब चेक करने के लिए हम रेशियोज बनाते हैं, है ना। इट इज पॉसिबल टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी असेस करते हैं, सॉल्वेंसी असेस करते हैं, एफिशिएंसी असेस करते हैं रेशियो एनालिसिस से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देख लो, इसमें थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव या विच वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, ठीक है। प्रोवाइड कंपेरेटिव एनालिसिस, है ना, कंपेयर करने में कि पिछले साल तो 10% प्रॉफिट था, इस साल 12% प्रॉफिट है, परसेंटेज बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, जब हम हर चीज का रेशियो निकालते हैं तो जहां प्रॉब्लम है वहां पे हमको पता चल जाता है, ठीक है। चेक इफेक्टिवनेस और स्वॉट, स्वॉट क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, एनालाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, प्राइस लेवल चेंज, अपन पूरे अकाउंट्स में ही प्राइस लेवल चेंज कहीं भी नहीं देखते। मार्केट में महंगाई बढ़ती है ना, तो रुपए की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बट हम अकाउंट्स में जितने में खरीदते हैं हम उतने में ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मैंने अगर 4 साल पहले कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और आज मैं 120 में बेच रही हूँ, तो मेरा अकाउंट्स क्या बोलता है कि भाई 20 रुपए का क्या हुआ है प्रॉफिट, जबकि 4 साल पहले वो चीज 100 रुपए की थी, आज वो मार्केट में 150 रुपए की हो गई है और मैंने 120 में बेची, तो उस हिसाब से तो मैंने क्या कमाया, लॉस। मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती थी 150 रुपए में बेच के, ठीक है। तो प्राइस लेवल चेंज इग्नोर होता है। डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में रेशियो एनालिसिस वर्क नहीं करता, ठीक है। जब आप प्रैक्टिसेस चेंज करते हो तो रेशियोज निकालने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि जब प्रैक्टिसेस चेंज करी तो रेशियो तो बदलेगा ही, है ना। तो उससे फिर रेशियो से कोई भी आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाते अगर आपने प्रैक्टिसेस चेंज करी है तो, ठीक है। और इफेक्टेड बाय पर्सनल एबिलिटी एंड बायसनेस, बायसनेस आ जाती है ना। और विंडो ड्रेसिंग भी पॉसिबल है, अकाउंट्स में ही विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है तो रेशियोज में भी पॉसिबल है, ठीक है। मतलब अगर मैं अच्छा दिखाना चाहूं रेशियोज को तो मैं फिगर्स को मैनिपुलेट करके दिखा सकती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि रेशियोज सच ही बता रहे होंगे बिजनेस के बारे में, है ना। ये लिमिटेशंस हो गई। अब ये थे टाइप्स ऑफ रेशियोज। टाइप्स ऑफ रेशियोज, लिक्विडिटी के अंदर दो हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ठीक है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। टर्नओवर के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर प्रॉफिट और एक्सपेंसेस से रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो,
नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। आ जाओ एक एक करके जल्दी से डिस्कस करें। पहला है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, अच्छा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अपन इससे निकाल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म। लिक्विडिटी रेशियो से अपन क्या असेस करते हैं, कौन सी वाली सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। और सॉल्वेंसी रेशियो से लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म में हम सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी देखते हैं। जो हमारे ऊपर करंट लायबिलिटी है उसको चुकाने के लिए मेरे पास करंट असेट्स सफिशिएंट है कि नहीं है, राइट। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में मैं डेट, इक्विटी और टोटल असेट्स और फिक्स असेट्स देखती हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले करंट रेशियो है ना, करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो भी इसका नाम है। क्या फॉर्मूला है इसका? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैंने तुम लोगों को एक चार्ट भी बनाकर भेजा था, ग्रुप में कल भेजा होगा अजय भैया ने, है ना, उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसमें ना जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालेंगे तो वो पूरा मैंने फ्लो बनाया हुआ है कि किससे क्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, करंट एसेट्स में क्या क्या लेते हैं अपन? ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, पर इन्वेंट्रीज में क्या नहीं लेते करंट एसेट्स में? स्पेयर्स और लूज टूल्स नहीं लेते करंट रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश, ठीक है, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म लोन ना, और करंट लायबिलिटी में क्या क्या लेते हैं? करंट लायबिलिटी में ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, एक सेकेंड, अनअर्न्ड इनकम, हाँ मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, अनक्लेम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या शॉर्ट टर्म बोरोइंग। आइडियल रेशियो क्या है करंट रेशियो में? 2:1। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो बताओ। क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, क्विक असेट्स में क्या करते हैं? करंट असेट्स से क्या हटा देते हैं? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। ठीक है, वो भी प्रीपेड एक्सपेंस ही, एडवांस टैक्स भी। ठीक है, करंट लायबिलिटी में बेटा वही सारी चीजें लेते हैं जो ऊपर लिया था। ठीक है, इसका जो आइडियल रेशियो है वो क्या है? 1:1। अभी अपन एमसीक्यू ही देख लेंगे सीधे क्वेश्चंस में। हाँ, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में आप क्या करते हो? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जज करते हो, असेस करते हो। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर अपन डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब देखो डेट इक्विटी तो नाम में ही फॉर्मूला है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब क्या? लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, है ना, जिसके अंदर डिबेंचर, मॉर्गेज, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में क्या आ जाएगा? और सारा रिजर्व्स। ठीक है, इसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या कर दिए जाते हैं? माइनस। इसका आइडियल रेशियो क्या है? 2:1। ठीक है ना,
अच्छा, डेट इक्विटी, जरा एक बार वो निकालो चार्ट जो मैंने भेजा था। कभी कभी क्वेश्चन में देखो, डेट इक्विटी में अपन क्या लेते हैं, डेट अपॉन इक्विटी। कभी कभी क्वेश्चन में हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता है, ठीक है, और डेट और इक्विटी में से कोई एक चीज दी होती है, तो हमको पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या है, इक्विटी प्लस डेट, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी माइनस करेंगे तो डेट आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट माइनस करेंगे तो इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेट और इक्विटी असेट वाले रूट से भी निकाला जा सकता है। टोटल असेट्स अगर दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमको पता है टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी में क्या क्या आ जाता है, इक्विटी प्लस डेट प्लस करेंट लाइबिलिटी। अगर मान लो टोटल असेट्स दिया है, करेंट लाइबिलिटी दिया है और डेट दिया है, तो टोटल असेट्स में से डेट और करेंट लाइबिलिटी क्या कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा, इक्विटी, ठीक है। अगर मान लो टोटल असेट्स दिया है और करंट लाइबिलिटी दिया है और इक्विटी दिया है, तो टोटल असेट्स में से करंट लाइबिलिटी और इक्विटी लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेट, ठीक है। और बैलेंस शीट हमेशा याद रखना, इसीलिए मैंने उस चार्ट में बैलेंस शीट बना के दी हुई है। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स, ठीक है। टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। हम लाइबिलिटी को हमेशा यूज कर सकते हैं मिसिंग चीजें फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अच्छा, अगर टोटल असेट्स दिए हैं, है ना, और वर्किंग कैपिटल दिया है, वर्किंग कैपिटल मतलब अगर मान लो नॉन करेंट असेट्स दिए हैं और वर्किंग कैपिटल दिया है, ठीक है, और नॉन करेंट लाइबिलिटी दिए, तो इक्विटी कैसे निकलेगा। नॉन करेंट असेट्स दिए हैं, वर्किंग कैपिटल दिया है और नॉन करेंट लाइबिलिटी दी है, इन नहीं दिखेगी। नॉन करेंट असेट्स दिए हैं, वर्किंग कैपिटल दिया है और नॉन करेंट लाइबिलिटी दी है। अब मुझे इक्विटी निकालनी है डेट इक्विटी निकालने के लिए, बताओ कैसे निकलेगा। निकाल पाए, नहीं, देख बैलेंस शीट फिर से देखो, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ये बैलेंस शीट है,
नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला नॉन करेंट असेट्स दिए हैं, ठीक है, यहाँ वर्किंग कैपिटल दिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब उसको खोलो ना, वर्किंग कैपिटल को। वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। ठीक है ना। तो जब मैं नॉन करेंट असेट में करेंट असेट्स ऐड करूंगी, करेंट लाइबिलिटी लेस करूंगी, इक्विटी तक कैसे पहुंचूंगी? नॉन करेंट लाइबिलिटी भी लेस कर दूंगी इसमें से, ये वर्किंग कैपिटल है। तो जब करेंट असेट्स और नॉन करेंट असेट्स मतलब टोटल असेट्स में से करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट लाइबिलिटी को लेस कर दिया तो क्या आ गया? इक्विटी। आया कि नहीं आया समझ में? ये जो रहता है ना, येलो से हाईलाइट करती हूँ, नॉन करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये नॉन करेंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल कर दिया, उसमें से और नॉन करेंट लाइबिलिटी को लेस कर देंगे तो क्या बचेगा? इक्विटी बचेगा। आया समझ में? ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ वही है कि आपको बैलेंस शीट तो कैसे यूज करना है। ये देखो, ये लिखा भी हुआ है, नॉन करेंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। प्लस वर्किंग कैपिटल किया तो क्या प्लस हुआ? प्लस करेंट असेट्स हुआ माइनस करेंट लाइबिलिटी हुआ, उसमें से और लेस कर देंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी तो क्या बच जाएगा? इक्विटी। है ना, समझ गए? ठीक है, टोटल असेट्स अपॉन डेट रेशियो। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो सिंपल फॉर्मूला है, टोटल असेट्स अपॉन डेट। टोटल असेट्स में दोनों चीजें, नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स, और डेट मतलब क्या? लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी लेनी है डेट में। प्रोपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्रोपराइटर मतलब कौन? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स करना है। प्रोपराइटरी रेशियो मतलब प्रोपराइटर कौन है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर अपॉन टोटल असेट्स। ठीक है, टोटल असेट्स में वही दोनों चीजें लेंगे अपन, और प्रोपराइटरी शेयर होल्डर्स फंड में तुम लोगों को पता है क्या लेते हैं, है ना? शेयर कैपिटल रिजर्व माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, कुछ बचा कि अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बचा ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, देखो इंटरेस्ट कवरेज मतलब कितना प्रॉफिट इंटरेस्ट को कवर करने के लिए है हमारा, कितना ज्यादा प्रॉफिट है हमारे पास इंटरेस्ट को कवर करने के लिए। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, कितना प्रॉफिट है इंटरेस्ट को कवर करने के लिए, तो प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट लेना है। प्रॉफिट कौन सा लेना है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला। ठीक है, हाँ चलो, टर्नओवर रेशियो। दो टाइप के रेशियोज और बचे हुए, वो एक बार देख के फिर अपन चालू करेंगे एमसीक्यू। टर्नओवर रेशियोज क्या कैलकुलेट करते हैं? एफिशिएंसी। देखो अभी जो ऊपर दो टाइप के थे, लिक्विडिटी और वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करते थे। अभी यहाँ पे टर्नओवर रेशियो में एफिशिएंसी चेक करते हैं। ठीक है, efficiency of operations of business based on effective utilization of resources। जो resources है मेरे पास उसको मैं कितने टाइम्स यूज कर पाई। ठीक है, तो एफिशिएंसी रेशियो है ये भी आ सकता है कि यार कौन सा वाला रेशियो क्या चेक करता है, क्या असेस कर पाते हैं हम उससे। ठीक है, समझ गए क्या? चलो,
सबसे पहला अपन इसके अंदर क्या क्या है, अच्छा टर्नओवर रेशियो को हमेशा टाइम्स में अपन शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक, ठीक है। हमको देखना है कि कितनी बार इन्वेंट्री टर्नओवर हुई है ना। इन्वेंट्री को हम कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर कॉस्ट नहीं दी है, सीओजीएस, सीओजीएस मतलब क्या, गुड्स सोल्ड, या फिर उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में अपन को स्पेयर्स लूज टूल्स नहीं लेने, ओपनिंग स्टॉक में भी अपन को स्पेयर्स और लूज टूल्स नहीं लेने, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर देखो कॉस्ट नहीं दी है तो फिर इसकी जगह क्या ले लेना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नेट सेल्स ले लेना। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, सीओजीएस निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, सेल्स माइनस जीपी, ठीक है। 12th में, 11th में भी था, सेल्स माइनस जीपी, ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अगर ओपनिंग नहीं दी है, सिर्फ क्लोजिंग दी है, तो क्लोजिंग को ही लेकर कर देंगे, ठीक है। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, देखो यहां से निकल जाएगा कि कितने टाइम्स टर्नओवर हुआ, है ना। अब मैं बोलूं कि यार एक साल में कितने टाइम्स टर्नओवर हुआ, वो तो तुमने निकाल लिया, एक बार टर्नओवर होने के लिए कितने मंथ्स लगे, तो कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं एक ईयर में, 12, 12 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, जितने भी टाइम्स ही आया था टर्नओवर, ठीक है। या डेज में निकालने को बोले तो 365 डेज डिवाइडेड बाय ये जितने भी टाइम्स आया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 365 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मंथ देखो ऑप्शन जैसा दिया होगा वैसा कर लेना, मंथ्स में ऑप्शंस दिए तो मंथ्स डिवाइडेड बाय ये कर लेना, है ना। समझ गए क्या, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब मुझे बताओ, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, क्या करने से ट्रेड रिसीवेबल्स बनते हैं, अपन उधारी पर गुड्स बेचते हैं तो डेटर्स क्रिएट होते हैं ना। तो यहाँ पर अपन को सिर्फ क्रेडिट सेल लेनी है, कैश सेल्स के कारण डेटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश सेल्स यहाँ नहीं लेंगे, क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है ना। देखो टोटल रेवेन्यू में से कैश को अलग कर देंगे और रिटर्न को अलग कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स, ओके। और ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अगर डेटर कलेक्शन पीरियड पूछा जाए तो भाई कितने टाइम्स टर्नओवर हुआ है ये ऊपर से निकल जाएगा, है ना। अब एक बार टर्नओवर होने के लिए कितने डेज लगे, तो 365 डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मंथ्स में पूछा जाए तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो, ओके। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, अब जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाला, वो क्यों बनता था, क्रेडिट सेल के कारण। ट्रेड पेबल मतलब उधारी पर खरीदा तो ट्रेड पेबल आया, ठीक है। तो ट्रेड पेबल कैसे निकालेंगे, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है। और एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकालोगे, 365 डेज डिवाइडेड बाय
ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, है ना, मंथ्स में पूछा जाए तो 12 मंथ्स। टर्नओवर रेशियो का आखिरी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैसे करेंगे इसको? इसमें अपन सेल्स ले लेंगे पूरी, ठीक है। तो नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो देखो टर्नओवर रेशियो 4 है। इन्वेंट्री में कॉस्ट लेना है सीओजीएस, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या लेना है? नेट क्रेडिट सेल्स, क्योंकि नेट क्रेडिट सेल्स के कारण बनते हैं। ट्रेड पेबल में क्या लेना है? नेट क्रेडिट परचेजेस, और वर्किंग कैपिटल में लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना। डिवाइड कर देना है जो भी टर्नओवर है। इन्वेंट्री टर्नओवर है तो इन्वेंट्री से डिवाइड करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर है तो ट्रेड रिसीवेबल से डिवाइड करना है, ठीक है। ट्रेड पेबल है तो ट्रेड पेबल से डिवाइड करना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है तो वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करना है, ठीक है, याद रहेगा। चलो, लास्ट टाइप ऑफ रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। यहां पर हम किसको एनालाइज कर रहे हैं? प्रॉफिट, ठीक है। परसेंटेज के बेसिस पे निकालेंगे, है ना। ये 5 चीजें अपन इसमें निकालते हैं। अब पहले अपन वो चार्ट देखते हैं जो कोई भी एलिमेंट प्रॉफिट का अपन निकालेंगे कैसे, ये उसका फ्लो है, ठीक है। सबसे पहले अपन ऊपर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सीओजीएस माइनस करते हैं तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस में क्या क्या ले रहे हैं तुमको पता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो सीओजीएस, जिसको अपन बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट से अपन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। जीपी रेशियो कैसे निकलेगा? जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। फिर जीपी में से ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करेंगे, ठीक है, और ऑपरेटिंग इनकम्स और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग खर्चों में क्या क्या आता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, है ना, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं लेने। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने नीचे लिखे हुए हैं क्या क्या होता है। फाइनेंस कॉस्ट जैसे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपन ने ऊपर माइनस कर दिए, ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दी, तो क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज करके, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 करते हैं तो रेशियो आता है ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, उसके नीचे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में हमने क्या लिया? खर्चे, ऑपरेटिंग खर्चे कौन कौन से? सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 किया, ठीक है। तो सेल्स का कितना परसेंट खर्चा है? सेल्स का कितना परसेंट जीपी है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, क्लियर है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से और नीचे आओ, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देंगे, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है।
उसमें से टैक्स लेस करेंगे तो क्या आएगा, आफ्टर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100 करते हैं तो क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अच्छा एक चीज और, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये क्या आता है, ये कौन सा रेशियो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। क्लियर है, पूरा फ्लो समझ में आ गया। ठीक है, वो जो चार्ट मैंने भेज दिया उस, ये जो दिखाया था अभी, उसको एक बार देख लेना कल ना, परसों पेपर है तुम लोग का, तो परसों सुबह देख लेना या फिर कल रात में देख लेना। एकदम परसों सुबह सुबह देखोगे तो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ठीक है, बस उसकी पर्ची बना के मत लेकर जाना। ठीक है, ठीक है, है ना। ठीक है, अब मैंने चार्ट से तो देख ही लिया है, एक बार यहां से भी देख लो, जल्दी जल्दी फॉर्मूला इस बार देख लो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। ठीक है ना। नेट प्रॉफिट अपन ने निकाल ही लिया था, नेट प्रॉफिट अपन ने उस फ्लो में पूरा निकाल लिया था। नेट प्रॉफिट में क्या करते हैं अपन, सारे खर्चे माइनस कर देते हैं ना जीपी में से, तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, टैक्स भी लेस कर देते हैं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं अपन डिस्कस करना। ठीक है, देखो पहले इंक्रीज डिक्रीज वाले ही देख लें क्या। Assuming that the current ratio is 2:1, अब देखो इंक्रीज डिक्रीज में रेशियो जो भी दिया हुआ है अज्यूम करने के लिए उसको लेना है, उसके हिसाब से कुछ भी इमेजिनरी फिगर्स ले लो, और फिर जो भी इंक्रीज बोल रहा है करने के लिए ट्रांजैक्शन में वो इमेजिनरी लेकर अपन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 2:1 है, 2:1 में मैं ऐसे ले लेती हूँ 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, अरे ऑप्शन मत देखना, हाँ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अब मुझे बताओ जब हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे तो उसका क्या फर्क पड़ा होगा, कहाँ कहाँ फर्क पड़ा होगा, एसेट भी बढ़ गया और लाइबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, मतलब मान लो मैंने 50,000 के गुड्स खरीदे तो 50,000 से ये भी बढ़ गया, 50,000 से ये भी बढ़ गया, तो ये हो गया 2,50,000 मतलब 25/10। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल होगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 2.5, तो ये क्या हो गया, ये तो बढ़ गया, आंसर गलत दिया होगा। अरे सॉरी यार मैंने गलत किया, हाँ 150 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, क्लियर है। ऐसे कुछ भी इमेजिनरी फिगर्स ले सकते हो जो इजी पड़े, तुरंत तुरंत कैलकुलेट ना करना पड़े हमको ज्यादा उसमें। ठीक है, बस देखकर ही हमको समझ में आ जाए। इलेवेंथ वाला बताओ। Assuming that the current ratio is 2:1, again cash paid against bill payable, तो कैश पे किया तो कैश कम हो जाएगा और बिल पेबल भी कम हो जाएगा, करंट एसेट भी कम हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। बताओ
करो। जितने रुपए से कैश कम किया उतने रुपए से ही बिल्स पेबल भी कम कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3, मतलब ये क्या हो गया इंक्रीज। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन वाले आते हैं तो वो तो इजी है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। ये वही है, सेम ही है, बिल्कुल ही सेम है। ये वाला करो 17th वाला। वन कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। मुझे बताओ, डेटर से कैश कलेक्ट किया तो डेटर कम हो गया, डेटर ने पैसे दे दिए और कैश बढ़ गया, तो करेंट एसेट ही कम हुआ। और करेंट एसेट क्विक रेशियो है ना, ये क्विक रेशियो कई पार्ट है, डेटर भी और कैश भी। डेटर कम हुआ, कैश बढ़ा, तो नो इफेक्ट। समझ गए? हाँ? अच्छा, अगर ये नहीं दिया है कि अज्यूम इतना वाला इतना रेशियो है, तो आइडियल रेशियो लेकर अपन कर देंगे। ठीक है, ट्वेंटी 27 बताओ। Measure of liquidity. Measure of liquidity is liquid ratio, which excludes dash generally the least liquid ratio. कौन सा एक्सक्लूड करते हैं अपन? अकाउंट रिसीवेबल को एक्सक्लूड करते हैं क्या? नहीं। क्या एक्सक्लूड करते हैं? इन्वेंट्री। ठीक है, तो अपना आंसर होगा लिक्विड रेशियो, और एक्सक्लूड क्या करते हैं? इन्वेंट्री। क्या हुआ? अकाउंट्स रिसीवेबल में ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं। ठीक है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। अगर मैंने किसी को एडवांस दिया हुआ है तो वो अमाउंट आ जाता है, लोन एडवांसेस दिए हुए हैं तो। थर्टी सिक्स बताओ, 36 बताओ। Two basic measures of operational efficiency of the company are, ये वाला बता दो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी चेक करने के लिए कौन सा रेशियो होता था? टर्नओवर रेशियो। तो इसमें से टर्नओवर रेशियो वाला ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, चलो एक आध कैलकुलेशन वाला भी करते हैं ना। 42 करके दिखाओ, 42 करके दिखाओ जल्दी से। करना है ये वाला सॉल्व।
लिक्विड असेट्स कैसे आते हैं? करंट असेट्स में से अपन इन्वेंट्री लेस कर देते हैं और क्या लेस करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस लेस कर देते हैं। तो क्या आता है? लिक्विड असेट्स आते हैं। हमको लिक्विड असेट्स दिए हैं, इन्वेंट्री दी है, प्रीपेड एक्सपेंस दिए, तो करंट असेट्स आ जाएंगे। ठीक है। और वर्किंग कैपिटल दिया है, वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, जो करंट असेट आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। आ गई क्या सही सही तुम लोगों की? कितना आया तुम लोग का रेशो? 4:1 आया। करंट असेट आएंगे, लिक्विड असेट 2 लाख प्लस इन्वेंट्री 3 लाख, 3,20,000। करंट असेट आए 3,20,000 और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 2,40,000। 3,20,000 में से 2,40,000 लेस कर देंगे, 1,80,000 नहीं 80,000। 3,20,000 और 80,000, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000, ये आ जाएगा तुम्हारा करंट रेशो। बना क्या करते? ये वाला करके दिखाओ, 43 वाला। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोप्राइटरी मतलब, प्रोप्राइटर मतलब कौन? शेयर होल्डर अपॉन टोटल असेट्स। अपने पास क्या क्या है देखो, कैपिटल है, रिजर्व है, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स भी हैं। into 100, 6 लाख अपॉन 8 लाख into 100, ये टोटल असेट और ये टोटल शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, चलो इंक्रीज डिक्रीज वाला। ये इंक्रीज डिक्रीज थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये वाला क्वेश्चन करो इसको। प्रोप्राइटरी रेशियो 25% दिया हुआ है। टू मेंटेन द रेशियो एट 30, मैनेजमेंट में क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर फंड 25 है और मान लो कि ये 100 है, तो 25% है डेट, 100 है, नहीं डेट नहीं, ये टोटल असेट है ना, टोटल असेट है, और ये क्या है? इक्विटी। तो ये 25% आ रहा है ना। अब मुझे इसको 30 करना है, 30 करने के लिए मैं क्या करूं? इक्विटी को इंक्रीज करूं। ठीक है, अच्छा इक्विटी को इंक्रीज तो कर ही सकते हैं, तो 30 आ जाएगा, 5 से इक्विटी इंक्रीज कर दे। या फिर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि टोटल असेट नहीं, टोटल असेट को कम करने का तो ऑप्शन ही नहीं दे रहे, करंट असेट को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। रिड्यूस डेट, डेट को रिड्यूस करेंगे अगर, तो
असेट कम होगा, करेंगे तो असेट कम होगा, असेट कम होगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, तो 30 आ सकता है, समझ गए? क्योंकि डिक्रीज असेट अपन ने सही बोला, बट डिक्रीज असेट का ऑप्शन नहीं है ना। अब रिड्यूस डेट से सोचोगे क्या हो सकता है, रिड्यूस डेट से क्या हो सकता है, जब मैं डेट चुकाऊंगी मेरा असेट क्या हो जाएगा, डेट कम हो जाएगा, तो डेट का तो इस रेशियो पे कोई असर नहीं पड़ता, पर असेट भी तो कम हो जाएगा, इक्विटी उतनी है, असेट अगर डिनोमिनेटर अगर कम हो गया है ना, तो रेशियो ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है? तो आइदर ए और बी। क्लियर है ना? अब यहाँ पे तुम लोग का गलत हो जाता अगर अपन रिड्यूस डेट के अंदर नहीं घुसते तो, ठीक है ना? तो हर ऑप्शन के बारे में एक थॉट जरूर दे देना कि इसका इफेक्ट क्या होगा इंक्रीज और डिक्रीज वाले केस में, या ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना। ये बताओ 46। एक एक के बारे में सोचो। अगर मैं परचेज करूंगी स्टॉक फॉर कैश तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, तो करंट रेशियो पे मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो डिक्रीज इन करंट रेशियो नहीं होगा, ठीक है? सेल ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर कैश अगर मैं करूंगी तो नॉन करंट एसेट गया और कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा तो मेरा करंट एसेट बढ़ जाएगा, दैट मीन्स मेरा करंट रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो डिक्रीज तो यहां पर भी नहीं होगा। अगर मैं स्टॉक बेचूंगी लॉस में, ठीक है, तो स्टॉक ज्यादा का जाएगा पर कैश कम आएगा, ठीक है, जिससे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मेरा न्यूमरेटर कम हो जाएगा, ठीक है? न्यूमरेटर अगर कम हो गया तो मेरा करंट रेशियो क्या हो जाएगा, ये समझ में आया है ना? जैसे मान लो मेरे पास टोटल करंट एसेट 10 है, जिसमें से 2 रुपए का मेरे पास स्टॉक है। अब 2 रुपए का स्टॉक गया पर कैश आया 1 ही रुपए, लॉस में बेचा ना, तो ये कितना हो गया अल्टीमेटली, 9। मेरा करंट एसेट क्या हो गया, 1 रुपए से डिक्रीज, न्यूमरेटर डिक्रीज हो गया तो मेरा करंट रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पर अब ये दूसरा चीज भी चेक करने को बोल रहे हैं, अब ये भी चेक कर लेते हैं, क्विक रेशियो इंक्रीज होगा क्या? क्विक रेशियो में क्विक एसेट के अंदर इन्वेंट्री तो होता ही नहीं, तो इन्वेंट्री गया, मतलब मान लो मेरा क्विक रेशियो एसेट है 8, इन्वेंट्री गया, उसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर कैश आया उसका इस पे फर्क पड़ा, तो क्विक एसेट मेरे क्या हो गए, इन्वेंट्री कम हुए पर कैश बढ़ा, कैश बढ़ा तो मेरा क्विक एसेट क्या हो गया, बढ़ गया, न्यूमरेटर बढ़ गया, तो मेरा क्विक रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, दोनों कंडीशंस क्या हो गई यहाँ पे फुलफिल। समझ गए थिंकिंग का प्रोसेस? 55। ओके, चलो ये वाला खुद से ट्राई करो अभी। अब 57 अभी ने ऐसा किया भी था अपन ने,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ठीक है। 20/100 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 है और सेल्स 100 है, ठीक है। क्या करना है, बढ़ाना है, 25 करना है। तो इंक्रीज सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा दूंगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो हाँ इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ, अगर मैं कॉस्ट कम कर दूं और उतने में ही बेचूं तो भी मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 8 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचती हूँ तो 2 रुपए का प्रॉफिट कमाती हूँ। अगर मैं वही चीज 7 रुपए में खरीदने लग जाऊं तो 3 रुपए हो जाएगा मेरा प्रॉफिट। कॉस्ट कम करने से प्रॉफिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर इंक्रीज करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड रिड्यूस कर देंगे कॉस्ट, तो ये तो और अच्छी बात है, इससे भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो तीनों से अगर प्रॉफिट बढ़ेगा मतलब न्यूमरेटर बढ़ेगा तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। समझ गए क्या, हमको इंक्रीज करना है, हाँ। नहीं, कोई एक चीज भी कर सकती हूँ ना मैं, और दोनों साथ में भी कर सकती हूँ, कि मैं 7 रुपए में भी खरीदने लग जाऊं और 11 रुपए में बेचने लग जाऊं। दोनों चीजें साथ में या दोनों चीजें अलग अलग भी की जा सकती हैं प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। चलो ये बताओ 58। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन बोथ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, अभी जैसे अपन ने डिस्कस किया था ना वैसे ही सोच के बताना है। चलो क्या बता पाओगे, बताओ। पहला वाला बताओ, सेल ऑफ करेंट नॉन करेंट एसेट जब करेंगे तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो करेंट एसेट बढ़ेगा, है ना। करेंट एसेट बढ़ेगा तो करेंट रेशियो भी बढ़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो डिक्रीज तो नहीं होगा, तो ये तो कैंसिल कर दो। सेल ऑफ स्टॉक एंड लॉस, अगर लॉस में हम स्टॉक बेचेंगे तो करेंट रेशियो डिक्रीज होगा, ठीक है, बट क्विक रेशियो इंक्रीज होगा, है ना। अभी अपन ने किया था ना कि 10 रुपए का करंट एसेट है, उसमें से मैंने 2 रुपए का स्टॉक बेचा पर लॉस में बेचा, तो कैश मेरा कितना आया, कम, तो मेरा करंट एसेट कितना हो गया, 9। बट अगर मैं क्विक रेशियो की बात करूं, क्विक एसेट की बात करूं, तो क्विक एसेट मेरा था 8 जिसमें इन्वेंट्री थी ही नहीं, तो इन्वेंट्री का माइनस नहीं करेंगे, प्लस कर देंगे कैश, तो मेरा क्विक रेशियो क्विक एसेट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो क्विक एसेट बढ़ गया
तो क्विक रेशियो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। तो ये भी कैंसिल कर दो भाई, दोनों को डिक्रीज करने का पूछ रहा है वो। फिर थर्ड वाले में क्या करेंगे बताओ? कैश पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, कैश भी कम हुआ, लाइबिलिटी भी कम हो गई, ठीक है। अब अगर मैं 2:1 मानू इसको करंट रेशियो को, तो कैश भी कम हुआ, ठीक है, और लाइबिलिटी भी कम हुई, तो क्या हुआ? 15/5, तो ये तो इंक्रीज हो गया, तो ये भी नहीं होगा भाई डिक्रीज के लिए। तो क्या बचा? यही वाला बचा, वो चेक करते हैं, ठीक है ना। इसमें ये ऐसे क्वेश्चन में अपन एलिमिनेशन वाला ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, पर चेक कर ही लेते हैं, ठीक है। स्टॉक खरीदा इन क्रेडिट, तो स्टॉक खरीदा तो क्या होगा? करंट एसेट इंक्रीज होगा, करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो मान लो 20 और 10 था, तो यहाँ पर भी 5 बढ़ गया, यहाँ पे भी 5 बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, है ना, ये तो डिक्रीज हो गया। अब क्विक रेशियो का सोचते हैं। अगर मैंने उधारी पर स्टॉक खरीदा है, तो क्विक एसेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इन्वेंट्री तो आती नहीं है क्विक एसेट पे, पर मेरी करंट लाइबिलिटी बढ़ गई, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो डिक्रीज होगा। तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, debt equity ratio and increase in current ratio. ट्राई करोगे खुद से या मैं करूं साथ साथ? करोगे? करो। थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा इसमें ना। तुम लोगों को मैथ्स में रफ शीट दी थी? गुड। हाँ, मतलब इसमें भी रफ वर्क तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे ही, है ना। तो नहीं देंगे तो मांग लेना, ऐसे नहीं सोचना कि हम ओरली ही कर ले। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स अ डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो, हमको डिक्रीज करना है डेट इक्विटी रेशियो, और करंट रेशियो को इंक्रीज करना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले लिखा है इश्यू ऑफ डिबेंचर अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर मैं फिक्स्ड एसेट खरीद कर उसके अगेंस्ट डिबेंचर देती हूँ, तो मेरा फिक्स्ड एसेट बढ़ता है और डेट बढ़ता है। अगर डेट बढ़ेगा, इक्विटी उतना ही रहेगा, तो डेट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो ये कैंसिल कर दिया, समझ गए क्या ये? चलो, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, कैश बढ़ेगा मतलब मेरा करंट एसेट बढ़ा और मेरा डेट बढ़ेगा। अब पहले तो जाओ डेट इक्विटी देखते हैं ना, एक चीज को देखते हैं, डेट बढ़ा इक्विटी उतना ही है, फिर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल करो, ठीक है। सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो का देख रहे हैं, अभी दोनों के रिस्पेक्ट में सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर कैश, प्रेफरेंस शेयर्स को वापस कर दिया, इक्विटी क्या हो गया? कम, कैश भी कम हो गया। इक्विटी कम हुआ, डेट उतना ही है, तो क्या हो गया? फिर से इक्विटी कम हुआ मतलब डिनोमिनेटर कम हो गया, डेट उतना ही है, तो फिर से क्या हो जाएगा? हमको ये भी नहीं चाहिए। देखो कितना इजीली कर लिया, ऑप्शन ही क्या बचा। अब ये चेक कर लेते हैं, ठीक है।
एग्जाम में 3 अगर एलिमिनेट कर दिए तो आंसर तो चौथा ही होगा, ठीक है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश। अब मैंने इक्विटी शेयर इश्यू किए, मतलब इक्विटी बढ़ा, ठीक है। जब डिनोमिनेटर बढ़ा, डेट उतना ही है, न्यूमरेटर उतना ही है, तो डेट इक्विटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज हो गया, ये सही है। एंड इंक्रीज इन करंट रेशियो भी चाहिए। तो जब कैश में किया तो मेरा करंट असेट क्या हो गया, बढ़ गया। करंट असेट बढ़ गया तो क्या हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया। समझ गए। चलो ये वाला कैलकुलेट करके बताओ। 65 कैलकुलेट करके बताओ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 2,10,000। बिफोर करने के लिए क्या करेंगे, टैक्स को पहले ऐड बैक करेंगे, ठीक है, और फिर इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे, क्योंकि पहले इंटरेस्ट लेस होता है फिर टैक्स लेस होता है। तो जब ऐड बैक करना है तो पहले टैक्स ऐड बैक करना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट। पहले टैक्स को ऐड कर दो। टैक्स कितना है 40%, अब इसका 40 मत निकाल देना, ठीक है। 40% कैसे करेंगे, ये जो बचा है वो 40% लेस करने के बाद बचा है, ठीक है। तो ये कितने परसेंट है, 60% है। डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, इसका 40 करेंगे। फिर से बता देती हूँ, 2,10,000 बचा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, 40% लेस किया तो ये बचा, तो मतलब ये कितने परसेंट के बराबर है, 60। तो 40 के बराबर कितना होगा, ये टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 2,10,000 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। ये सॉल्व कर लोगे तो टैक्स आ जाएगा, ऐड करके आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 15% ऑफ 3,00,000, ठीक है, 45। ये तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको डिवाइड कर दोगे 45 से तो क्या हो जाएगा, कवरेज रेशियो आ जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लो इसको। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, 70।
हाँ, बिजनेस का ही खर्चा है ना, मतलब बिजनेस करने के लिए जरूरी है ना। तुम लोग की क्लास लगती है तब तुम लोग भी तो ऐसे ही हल्ला करते हो, नहीं करते हो क्या? वो लोग भी थोड़े से ही हैं। क्या तुम लोग आंसर तक पहुंच पाए? फोर्टी फाइव पॉइंट आ रहा है, चेक करें। क्या करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कैसे पहुंचेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ठीक है, रिटर्न दिया हुआ है, तो नेट सेल्स आ जाएगी। नेट सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा? जीपी। जीपी में से ऑपरेटिंग खर्चे और माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेक करवा देती हूँ सही आया कि नहीं। 2,10,000 आया? नहीं, 175 आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, चलो देखते हैं। सीओजीएस कितना आया? सीओजीएस कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये होगा 1,30,000, ठीक है, माइनस 60 कर दो, कितना होता है 70 माइनस 5, 65,000 आया COGS। और ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख में से सेल्स रिटर्न माइनस, तो 3,85,000, 3,85,000 में से 65,000 माइनस होगा, कितना बचेगा, जीपी कितना बचेगा 3,85,000 माइनस 65,000, तो 3,20,000 जीपी बचा। अब जीपी में से और क्या माइनस करोगे, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस करोगे, तो 32 में से 70 प्लस 40 1,10,000 माइनस कर दिया, तो कितना बचा 2,10,000 बचा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,10,000 अभी आ गया, कहाँ गलती करी, जीपी निकाला ही नहीं था मतलब, ठीक, समझ गए क्या गलती हो गई, ये तो सिली मिस्टेक थी, तो पता था तुम लोगों को प्रॉफिट कैसे निकलता है, फॉर्मूला ही भूल गए, ठीक है, लॉजिक लगाए, रटा रटा है ज्ञान नहीं काम आता है हर जगह, ठीक है। तो तुम लोगों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब सही आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना लोगे 3,80,000, तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3,80,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा, समझ गए क्या, हर्षी और झलक क्लियर हो गया। चलो अब ब्रेक ले लो, क्या करोगे आज रेशियोज कंप्लीट कर लेना, ठीक है, रेशियो से भागना मत, आज ही कंप्लीट कर लेना, कल के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि कल क्या होता है ना, आखिरी दिन हमें कभी भी ऐसा टॉपिक नहीं उठाना चाहिए जो हमको डराता है, ठीक है, तो आज कंप्लीट कर लेना रेशियो, और जो भी डाउट्स होंगे मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं तुम लोग को बताती जाऊंगी। ग्रुप में एक काम करना, व्हाट्सएप कर देना, तो तुम लोग के जो डाउट्स होंगे वो बाकी लोगों के लिए भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।